स्पेस रिसर्च के नज़रिए से ये साल ऐतिहासिक रहा है, जहां पर हम देखते हैं कि प्रोमिनेंट कंट्रीज़ ने इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। इंडिया के चंद्रयान मिशन की बात करें या फिर आदित्य एल1 मिशन की बात करें, साथ में यहाँ पर हम देखते हैं कि नासा का आर्मिटस मिशन भी स्टार्ट हुआ है। जापान ने भी अपना मून मिशन को कंप्लीट किया है। इसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ ने भी इंपॉर्टेंट स्पेस रिसर्च मिशंस कंप्लीट किए हैं। और इसी साल हम देखते हैं कि 24 सितंबर 2023 को नासा का 7 साल लंबा ऑसिरिस रेक्स मिशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, जिसने स्पेस रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्रेजी जीके ट्रैक पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नासा के 7 साल लंबे ऑसिरिस रेक्स मिशन के बारे में बात करेंगे, जिस मिशन के तहत नासा ने सक्सेसफुली बेनू एस्टेरॉयड से लैंड सैंपल्स को कलेक्ट किया है। तो आज के इस वीडियो में हम इस मिशन के बारे में बात करेंगे, एस्टेरॉयड बेनू के बारे में जानेंगे, ये मिशन ऐतिहासिक क्यों है इसके बारे में बात करेंगे, और फाइनली फ्रेंड्स हम बात करेंगे इस मिशन के इंपॉर्टेंस के बारे में और सिग्निफिकेंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आइए सबसे पहले बात करते हैं ऑसिरिस रेक्स मिशन के बारे में। ये नासा का पहला एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन था, यानी कि इस मिशन के जरिए नासा ने ये कोशिश करी कि सक्सेसफुली वो स्पेसक्राफ्ट को पहले बेनू तक ले जाए, बेनू पर लैंड कराए, फिर लैंड कराने के बाद सैंपल्स को कलेक्ट करा जाए और उन सैंपल्स को कलेक्ट कर धरती पर वापस सुरक्षित रूप में लाया जाए। इस मिशन को हम देखते हैं कि कंप्लीट होने में 7 साल लग गए। इस मिशन को नासा ने 2016 में लॉन्च किया था और यहाँ पर इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था कि कम से कम 60 ग्राम सैंपल वापस अर्थ पर लाया जाए, मगर हम देखते हैं कि ये मिशन उम्मीद से ज़्यादा 250 ग्राम सैंपल्स को कलेक्ट करके लाया है बेनू एस्टेरॉयड से। इस मिशन की अगर लागत की बात करें तो नासा ने इस मिशन में $1 बिलियन खर्च किए हैं और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए ऑसिरिस रेक्स मिशन ने 400 मिलियन माइल्स का सफर तय किया है। इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर हम देखते हैं कि 5 स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे, जिसके जरिए यहाँ पर बेनू एस्टेरॉयड को एक्सप्लोर किया गया, जिसके अंदर हमको कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर और लेज़र एल्ट्रीमीटर देखने को मिलता है। इस मिशन में हम देखते हैं कि नासा ने स्पेसक्राफ्ट का रोबोटिक आर्म बनाया था, जिसका नाम रखा गया था टच एंड गो सैंपल एक्विजिशन मैकेनिज्म, और इसी रोबोटिक आर्म का ये काम था कि वो सैंपल को कलेक्ट करे। ऑसिरिस रेक्स का पूरा नाम है ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथिक एक्सप्लोरर। यहाँ पर नासा का तो ये पहला मिशन था जहाँ पर उसने पहली बार एस्टेरॉयड से सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश करी, मगर इससे पहले दुनिया का जो पहला देश जिसने ये कोशिश करी और सक्सेसफुली कंप्लीट किया वो है जापान। जापान की स्पेस एजेंसी JAXA ने 2 बार ऐसा कारनामा किया है। पहली बार उसने 2010 में हायाबुसा 1 मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करा और दूसरी बार 2020 में हायाबुसा 2 मिशन के जरिए जापान ने एस्टेरॉयड से सैंपल कलेक्ट करे थे। मगर यहाँ पर ऑसिरिस रेक्स मिशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इतिहास में पहली बार इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सैंपल किसी मिशन के जरिए अर्थ पर आया है। आइए अब बात करते हैं जहाँ से ये सैंपल आया है, यानी कि बेनू एस्टेरॉयड की। एस्टेरॉयड्स, जैसा कि हम जानते हैं, रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के अराउंड ऑर्बिट में होते हैं। कई बार ये रॉकी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं कि प्लैनेट के अराउंड भी ऑर्बिट्स में होते हैं, और अगर किसी बड़े प्लैनेट के ग्रेविटेशनल पुल के अंतर्गत ये आ जाएं तो उस प्लैनेट से जाकर वो टकरा भी जाते हैं। इतिहास में हमने देखा है कि अर्थ पर भी काफ़ी एस्टेरॉयड्स टकरा चुके हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेनू एस्टेरॉयड की। यहाँ पर इसकी दूरी अर्थ से 200 मिलियन माइल्स बताई जाती है। यह एस्टेरॉयड नियर अर्थ एस्टेरॉयड है, जिसको नासा ने ही 1999 में ढूंढा था। ये बी टाइप एस्टेरॉयड है। बी टाइप एस्टेरॉयड्स फ्रेंड्स वो एस्टेरॉयड होता है जहाँ पर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन हमको देखने को मिलता है दूसरे मिनरल्स के साथ। बेनू पर हाई कार्बन कंटेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बेनू अधिकतर सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और मात्र 4% लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। इसकी तुलना अगर हम वीनस से करें तो वीनस 65% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और अर्थ 30% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। यहाँ पर साइंटिफिक कम्युनिटी का यह मानना है कि बेनू का 40 to 20% एरिया जो है वो एम्प्टी है और इसका फॉर्मेशन सोलर सिस्टम बनने के 10 मिलियन ईयर्स के बाद हुआ है, जिसका यह मतलब है कि बेनू एस्टेरॉयड 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, यानी कि सोलर सिस्टम के प्रारंभिक चरण में ही बेनू का फॉर्मेशन हुआ था। बेनू क्योंकि एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले 100 सालों बाद बेनू अर्थ को स्ट्राइक करेगा। यहाँ पर साइंटिफिक कम्युनिटी का अंदाजा है कि ईयर 2175 या फिर 2199 तक बेनू अर्थ को स्ट्राइक कर सकता है। मगर यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि आखिरकार बेनू पर ही नासा ने अपना ये स्पेस मिशन क्यों भेजा। वो इसलिए क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी को ये लगता है कि बेनू का फॉर्मेशन सोलर सिस्टम के स्टार्टिंग में हुआ है। इसलिए अगर हम हमारे सोलर सिस्टम को समझना चाहते हैं और यहाँ पर देखना चाहते हैं
कि आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले क्या परिस्थिति थी हमारे सोलर सिस्टम की, कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स यहाँ पर ज़रूरी होते हैं लाइफ फॉर्मेशंस के लिए, और किस तरह से प्लैनेट्स बनते हैं, यूनिवर्स के बारे में और भी जो इंपॉर्टेंट रहस्य हैं, रिसर्च है, वो हमको यहाँ पर इससे पता चल सकती है। इसलिए नासा ने यहाँ पर बेनू को सिलेक्ट करा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी बेनू के बारे में। अब बात आती है कि इतना डिफ़िकल्ट मिशन नासा ने कैसे कंप्लीट करा और ये इतना ऐतिहासिक मिशन क्यों है, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस मिशन को कंप्लीट होने में 7 साल का लंबा समय लगा है। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि किस तरह से बेनू एस्टेरॉयड पर इस स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराया जाएगा। क्योंकि नासा इससे पहले मून लैंडिंग कर चुका है, तो नासा को यहाँ पर अंदाज़ा था कि ये टास्क कैसे कंप्लीट किया जाता है। मगर यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो नासा को फेस करना पड़ा वो ये था कि किस तरह से इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए अर्थ पर इस सैंपल को लाया जाएगा। क्योंकि ये पूरा रोबोटिक और मशीन बेस्ड मिशन था, तो इस मिशन में जितना भी इम्प्रोवाइजेशन है उसको सॉफ्टवेयर के जरिए और मशीन्स के जरिए मैनेज किया जा रहा था। यहाँ पर सबसे डिफ़िकल्ट टास्क जो किसी भी स्पेस मिशन के लिए होता है जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाता है, तो वो ये है कि किस तरह से वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया जाए। क्योंकि जिस समय अर्थ के एटमॉस्फेयर में आप एंटर करते हैं तो उस समय 3-4 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि अगर स्पेसक्राफ्ट गलत एंगल पर एंटर कर जाएगा तो एटमॉस्फेयर उसको बाहर फेंक देता है और अर्थ में एंटर ही नहीं कर पाएगा फिर वो। और अगर वो लो एंगल पर एंटर कर जाता है तो स्पेसक्राफ्ट पर इतनी हीट लगती है कि हीट से वो स्पेसक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आप सही एंगल पर एंटर करते हैं तो उस समय भी काफ़ी हीट का यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट को सामना करना पड़ता है। यहाँ पर अगर हम ओसिरिस रेक्स मिशन की बात करें तो जिस समय ओसिरिस रेक्स मिशन का कैप्सूल अर्थ में एंटर कर रहा था उस समय उसकी स्पीड 43,450 किलोमीटर पर आवर थी, और उस समय उस कैप्सूल को जिस टेम्परेचर का सामना करना पड़ा वो था 2900 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अर्थ में सही तरीके से एंट्री कराना कितना डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और जैसे जैसे वो कैप्सूल अर्थ के सरफेस के पास आ रहा था उसकी स्पीड और बढ़ती जा रही थी। और यहाँ पर नासा का ये अंदाज़ा था कि जब कैप्सूल 5000 फीट के आसपास आ जाएगा तब पैराशूट खोलने पड़ेंगे। मगर यहाँ पर कैप्सूल की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि नासा को यहाँ पर 20,000 फीट पर ही पैराशूट खोलने पड़े। नासा का ये डिसीजन सही साबित होता है और ये कैप्सूल सक्सेसफुली ऊटा डेजर्ट पर लैंड होता है। तो ऐसे मिशंस को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एग्जैक्ट पाथ, वेलोसिटी, वेदर, सोलर एक्टिविटी और स्पेस डेब्रिस को ध्यान में रखना पड़ता है, तभी सक्सेसफुली वापस अर्थ में कोई ऑब्जेक्ट सही सलामत लैंड कर पाता है। तो यहाँ पर हमने बात करी इस मिशन के सबसे चैलेंजिंग टास्क के बारे में। आइए अब बात करते हैं कि ये मिशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और क्यों ये मिशन एक ऐतिहासिक मिशन है। फ्रेंड्स, बेसिकली साइंटिफिक कम्युनिटी बेनू एस्टेरॉयड को टाइम कैप्सूल बोलती है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम के इतिहास के बारे में अगर हमको जानना है तो यहाँ पर हमने जो बेनू से सैंपल्स कलेक्ट करे हैं उनको हमें स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था और लाइफ के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट तत्व जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उनके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो इसकी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सैंपल से जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उससे अर्थ का फॉर्मेशन, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन, सन का फॉर्मेशन और उसकी हिस्ट्री के बारे में पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर एस्टेरॉयड्स के फॉर्मेशन और उनके इतिहास के बारे में भी हमको इस सैंपल से पता चल सकता है। यहाँ पर इस कैप्सूल में जो सैंपल है वो 250 ग्राम का है। यहाँ पर नासा ने इस सैंपल के इंपॉर्टेंस को देखते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी स्टडी को प्लान किया है। पहले फेज़ में यहाँ पर 25% सैंपल को स्टडी किया जाएगा और इस 25% सैंपल को 200 से ज़्यादा साइंटिस्ट के साथ शेयर किया जाएगा 35 डिफरेंट फैसिलिटीज़ में। 4% शेयर यहाँ पर कनाडा स्पेस एजेंसी को दिया जाएगा और 0.5% शेयर यहाँ पर जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसके अलावा यहाँ पर जो 75% शेयर नासा के पास है वो नासा उसको स्टडी करेगा धीरे धीरे, और यहाँ पर लगभग 70 से ज़्यादा % सैंपल को प्रिजर्व करा जाएगा नासा द्वारा और इसको फ्यूचर में स्टडी किया जाएगा। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं फ्यूचर में टेक्नोलॉजी और अच्छी तरीके से इम्प्रूव होगी और एडवांस टेक्नोलॉजी हमको देखने को मिलेगी, तो उस एडवांस टेक्नोलॉजी से यहाँ पर उस सैंपल को स्टडी किया जा सके, इसलिए इस सैंपल को यहाँ पर प्रिजर्व भी करेगा नासा। तो यहाँ पर बहुत इंटेलिजेंट तरीके से नासा ने इस सैंपल की स्टडी को प्लान किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी ओसिरिस रेक्स मिशन के बारे में। ये मिशन अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही यूनिक मिशन है जिसने स्पेस रिसर्च की दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।